लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट कर आता है। यूं ही मोती नहीं मिलते गहरे पानी में, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भास्कर BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि BHU वर्ल्ड की टीम आप लोग के लिए BHU BSc एग्रीकल्चर 2014 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को लाई है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। इसमें से हम बेसिकली एक कंपोनेंट पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से देखेंगे कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आया है, और उस क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके इर्द गिर्द बातों को भी देखेंगे, ताकि कहीं इसके बाद क्वेश्चन वहाँ से पूछे तो आपका क्वेश्चन वो फंसे ना। हम लोग आज कंपोनेंट पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। इससे पहले हम लोग का 2 वीडियो पब्लिश हो चुका है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। क्योंकि अब उसके बाद क्वेश्चन का मिलना शुरू होता है। एक वीडियो और 2 वीडियो में जो पढ़ाया गया, उसके बाद बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनका मिलता जुलता ही तीसरे में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे उनको डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर उसका आंसर क्या है, फिर क्या उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2015 का है। 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज BT कॉटन। BT कॉटन कपास क्या होता है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा था। और इसका ऑप्शन आपको 4 दिया गया था। हाई यील्डिंग हाइब्रिड ऑफ अमेरिकन कॉटन, मतलब इसकी हिंदी है अधिक उपजाऊ अमेरिकन संकर कपास। दूसरा ऑप्शन था आपका डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉटन, और इसकी हिंदी होती है कपास की रोग रोधक प्रजाति। थर्ड ऑप्शन था इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन, मतलब कि कपास की कीट रोधक प्रजाति। और लास्ट ऑप्शन था ड्रॉट रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉटन, मतलब कि कपास की सूखा प्रतिरोधक प्रजाति। चलिए आप इसका फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द BT कॉटन। BT कपास क्या होता है। ऑप्शन आप देख चुके थे कि डिजीज की प्रति रेसिस्टेंस है, कि इंसेक्ट की प्रति रेसिस्टेंस है, कि ड्रॉट की प्रति रेसिस्टेंस है, कि हाई यील्डिंग वैरायटी है। चलिए आप इसका थोड़ा स्पीड में विदिन 2 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए आप। क्या इसका आंसर होगा। BT कॉटन क्या होता है। BT कॉटन क्या होता है। ऑप्शन अधिक उपजाऊ अमेरिकन संकर प्रजाति, कपास के प्रति रोग जो रोग रोधक होता है वह, या तो कपास के कीट के प्रतिरोधी होता है, या ड्रॉट के प्रति। तो इसका राइट आंसर है इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉटन। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में देखते हैं कि BT का मतलब क्या होता है। BT का मतलब क्या होता है। BT कॉटन, जो BT कॉटन होती है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आप आगे आएंगे 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि GMO का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी का फुल फॉर्म ही पूछ दिया है GMO, जिसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें होता क्या कि कोई किसी भी क्रॉप की कोई वैरायटी होती है, उसको स्पेशल टाइप की वैरायटी बनाई जाती है, ताकि कि उससे जो प्रीवियस उसकी वैरायटी होती है उससे अधिक उसका यील्ड मिले। तो आप देख चुके हैं कि BT कॉटन क्या होता है। BT कॉटन जो कि इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी है कपास की। अब देखते हैं कि जो BT है, BT का मतलब क्या होता है। BT का ही फुल फॉर्म एक बार पूछ चुका है कि BT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस। अब इसका स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक क्यों देगा। जैसे उस बार दिया था कि बैसिलस थुरिनजेंसिस, बैसिलस थुरिनजेंसिस, बैसिलस थुरिनजेंसिस, बैसिलस थुरिन। तो आपको स्पेलिंग इसकी अच्छी से आनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बैसिलस थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस है क्या। बैसिलस जो BT है, BT एक तरह की सॉइल बैक्टीरिया है।
बीटी एक तरह की सॉइल बैक्टीरिया है जो कि काटन में, जो कपास में एक पिंक वालवर्म इंसेक्ट है। पिंक वालवर्म जिसकी हिंदी होती है गुलाबी सूड़ी कीट। इस कीट को रोकने के लिए बीटी का यूज किया गया था। पिंक वालवर्म को रोकने के लिए बीटी का यूज किया गया था कपास में। बीटी काटन डेवलप्ड अगेंस्ट काटन वालवर्म, जो कि एक सॉइल बैक्टीरिया है। इस सॉइल बैक्टीरिया का लार्वा जब कपास में इंजर्ट कराया जाता है तो उसके बाद जब उस पर वो पिंक वालवर्म उसमें उसको खाता है तो खाने से जो इसका सैप होता है इंसेक्ट के मिड गट में जाएगा और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और इससे क्या होगा कि जो आपका इंसेक्ट होगा वो इंसेक्ट डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो हम देखें कि बीटी क्या था। बीटी एक तरह का जीएम टेक्निक से बनाया गया कोई क्रॉप था। बीटी का फुल फॉर्म था बैसिलस थ्यूरोजेंसिस, और यह किसके अगेंस्ट बनाया गया था? कपास के पिंक वालवर्म इंसेक्ट को रोकने के लिए। अब ये भी देखें कि जो बीटी था एक बैक्टीरियल सॉइल बैक्टीरिया था, किसको रोकने के लिए बनाया गया था? पिंक वालवर्म को। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। Cry1AC। Cry1AC एक जीन है जो कि सॉइल बैक्टीरिया जो आप देखे थे बैसिलस, यहाँ से एक प्रोटीन निकलता है, इस प्रोटीन का नाम था Cry1AC। Cry1AC ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको रोकने के लिए। अब देखते हैं कि जो बीटी काटन है, बीटी काटन की कौन कौन सी वैरायटी अभी तक बन चुकी है। तो उसमें बीटी काटन की बहुत सारी वैरायटियाँ, जिसमें कि आपकी दो है MECH12 और MECH162। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो कंपनी मोनसेंटो। मोनसेंटो कंपनी जो बीटी काटन की वैरायटी थी MECH12 और MECH162, इन दो वैरायटियों को बनाया गया था। आपको पता होगा कि ये वैरायटी किसके अगेंस्ट है? तो पिंक वालवर्म को रोकने के लिए। अब पता करते हैं कि फर्स्ट वैरायटी ऐसी फर्स्ट फसल ऐसी कौन सी थी जिसमें ट्रांसजेनिक का यूज किया गया था, मतलब कि जिसमें जीएम क्रॉप का यूज किया गया था। तो प्रथम ट्रांसजेनिक क्रॉप, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी? बीटी टोबैको। बीटी टोबैको प्रथम ट्रांसजेनिक फसल थी। इसमें भी जीएम क्रॉप का यूज करके इसको बनाया गया था। अब देखते हैं कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे सबसे अधिक ट्रांसजेनिक का यूज किया जाता है। जो ट्रांसजेनिक जो बीटी का यूज किया जाता है वो किस देश में सबसे अधिक प्रचलित में है? तो यूएसए। यूएसए में सबसे अधिक ट्रांसजेनिक क्रॉप का खेती होती है। और देखते हैं कि इंडिया का ट्रांसजेनिक क्रॉप की खेती करने में कौन सा स्थान है? तो भारत का बीटी या ट्रांसजेनिक प्लांट की खेती करने में 5वां स्थान है। विश्व में सबसे पहला स्थान यूएसए का है और इंडिया का 5वां स्थान है। अब बीच में बहुत सारे जैसे चाइना है, ब्राज़ील है, लेकिन 5वां स्थान इंडिया का है और फर्स्ट रैंक है इसका यूएसए का। देखते हैं कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें कि ट्रांसजेनिक तो हुआ है लेकिन सबसे अधिक जगह पर बोई जाती है, मतलब कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सी फसल बोई जाती है जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है। जिसमें कि फर्स्ट पे है आपकी सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, सेकेंड पे आपकी है मेज जिया मेज, और थर्ड पे है कार्टन, और फोर्थ पे है कैनोला। ये आपकी 4 ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जो कि सबसे अधिक एरिया पे बोई जाती है। जो फर्स्ट सोयाबीन, सेकेंड मेज, थर्ड कॉटन और फोर्थ कैनोला। जितना भी आप अभी तक प्रोसेस देखें, अभी जो कि किसी भी क्रॉप में कोई नया जेनेटिक यूज करके कुछ नया यील्ड उसको बढ़ाया जाता था, तो वह सभी जितने भी प्रोसेस देखे सभी आते हैं जीएम क्रॉप के अंदर। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है जीएम प्रोसेस, मतलब कि उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ यूज करके कुछ नया उसे मॉडिफाइड करके उसके ईल्ड को बढ़ाया जाता है। या तो ईल्ड को बढ़ाया जाएगा, या तो उसको डिजीज़ को रोका जाएगा, या उस पर जो इंसेक्ट का अटैक होता है उसको रोका जाएगा थ्रू द जीएम टेक्निक के थ्रू। तो हम इस क्वेश्चन में देखें कि पूछा था कि जो बैसिलस थ्यूरोजेंसिस है उसका मतलब क्या है, वो क्या करता है। तो बैसिलस थ्यूरोजेंसिस हमेशा पिंक वालवर्म काटन का प्रमुख कीट है, इसको रोकने के लिए बनाया गया था। और फिर देखें कि इसकी कौन कौन सी वैरायटी थी। इसमें वैरायटी थी MECH12 और MECH162, जिसको कि मोनसेंटो कंपनी ने बनाई थी। और सबसे पहले कौन सी ऐसी ट्रांसजेनिक क्रॉप थी जिस पर बीटी का यूज किया गया था? तो आपके थी बीटी टोबैको, बीटी तंबाकू। कौन सा देश है जो सबसे अधिक इसका यूज करता है, बीटी का यूज करता है या इसकी खेती करता है? तो यूएसए है, और हमारे इंडिया का 5वां स्थान है।
और कौन कौन से ऐसी क्रॉप है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पे बोई जाती थी, तो आपके है सोयाबीन, मेज, कॉटन और कैनोला। अब देखते हैं क्या जेनेटिक जो जीएम क्रॉप क्या और किसी किसी क्रॉप पे अप्लाई हुआ था। तुम देखे जो गोल्डन राइस है, जो आप सुनहरा चावल देखे थे, सुनहरा चावल में बीटा कैरोटीन का यूज करके गोल्डन राइस बनाया गया था, ताकि इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक मिले। आप जितनी भी राइस की वैरायटी देखे होंगे, किसी भी वैरायटी में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, लेकिन जो सुनहरा चावल है, गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन का यूज करके विटामिन ए इसमें लाया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो गोल्डन राइस है किसका प्रिकर्सर है, तो गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। फिर आप नाम सुने होंगे सुपर राइस भी राइस की ऐसी वैरायटी जिसको कि जीएस खुश, गुरुदेव सिंह खुश ने इनको डेवलप किया था इस वैरायटी को। इस वैरायटी का फीचर क्या है, यह वैरायटी सभी जितने भी राइस की वैरायटी थी, गोल्डन राइस के एक्सेप्ट जितनी भी वैरायटी है उससे 25% अधिक इसका यील्ड मिलता है। जितनी भी आप चावल की वैरायटी जानते हैं, उन सभी वैरायटियों में से जो सुपर राइस है, सुपर राइस का यील्ड 25% अधिक होता है अदर देन वैरायटी। फिर देखते हैं हाइब्रिड राइस भी जीएम टेक्निक से ही बनाया गया है। हाइब्रिड राइस एक संकर प्रजाति है चावल की। इसको बनाया कौन था, तो थे एक लॉन्ग पिंग युआन, जो जिनको कि फादर के नाम से जाना जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। संकर राइस के वर्ल्ड में पिता कौन है, तो लांग युआंग पिंग। कहाँ के थे, ये चीन के थे, चाइना के। और भारत में प्रथम संकर प्रजाति राइस की कौन सी थी, तो भारत में सबसे पहले जो संकर प्रजाति बनाई गई थी उसका नाम था MGR1, लेकिन अब इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, जो कि होगा CORH1। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में पहली बार कौन सी राइस की संकर प्रजाति बनाई गई थी, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसा ऑप्शन दिया गया है, MGR1 दिया गया है या तो CORH1 दिया गया है, क्योंकि इसका अर्लियर नेम CORH1 हो गया है, लेकिन शुरू में इसका नाम था MGR1। ये तो थी राइस में। अब देखते हैं कि कोई और क्रॉप है जिसमें कि इसका यूज़ किया गया है जीएम क्रॉप का, तो हम जानते हैं मस्टर्ड को। मस्टर्ड की जो प्रथम वैरायटी है, जो पहली हाइब्रिड वैरायटी है, उसका नाम है NRC HB 506, प्रथम संकर प्रजाति है, प्रथम संकर प्रजाति है सरसों की, उसमें जीएम क्रॉप का यूज किया गया था। फिर ये तो पहली थी, सेकेंड थी आपकी NRC HB 101। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे NRC HB 101 है सर, यहाँ पे NRC HB 506 है, तो ये पीछे आएगी और ये आगे आएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। NRC HB 506 ये सबसे पहले संकर प्रजाति बनाई गई थी मस्टर्ड की। फिर उसके बाद आया था आपका NRC HB 101। तो इस क्रॉप में हम लोग देखे थे कि बीटी मतलब कि जीएम का क्या यूज होता है। जीएम क्रॉप का मतलब क्या होता था, जीएम क्रॉप का मतलब यही होता था कि उसमें कुछ ऐसा नया फीचर डाल दिया जाए ताकि वो किसी सब जितनी भी क्रॉप की वैरायटियां हैं उस वैरायटियों से वो अलग दिखे। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया था कि कॉटन पे जो बीटी का यूज किए थे, तो बीटी का यूज देखे थे कि वो उस जो कपास में जो प्रमुख रोग लगता है पिंक बाल वर्म, उसको रोकने के लिए बीटी का यूज किया गया था। और बीटी क्या है, बीटी अब देखे थे कि एक सॉइल की बैक्टीरिया है, कैसे यूज करता है इंसेक्ट पे, तो उसका जो मिड गट होता है इंसेक्ट का, यदि बीटी कॉटन को खाएगा फिर उसके बाद वो डाई हो जाता है। फिर देखे थे कौन कौन से क्रॉप है जो सबसे अधिक यूज किया गया था, तो आप देखे थे कि आप गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन डाल के बनाया गया था। फिर उसमें सुपर राइस जो कि जीएस खुश ने बनाए थे। ये सभी वैरायटियों से 25% एक्स्ट्रा यील्ड इसका मिलता है। हाइब्रिड राइस देखे थे जो कि राइस की प्रथम संकर प्रजाति है, और उनके फादर कौन है, लॉन्ग पिंग युआन। फिर देखे थे मस्टर्ड की प्रथम संकर प्रजाति कौन सी थी, तो आप देखे थे कि NRC HB 506 ये प्रथम थी। फिर सेकेंड थी NRC HB 101। ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है कि हमारी टीम जो BHU वर्ल्ड की टीम है, कुछ कोर्सों की ऑनलाइन कोचिंग चलती है, जैसे कि आप BA आर्ट्स, सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ, BSc बायो, BSc नर्सिंग, LLB, BA LLB, BCom और CHS की क्लासेस यहाँ पर चलती है, और इसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। इसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर इसकी संपूर्ण नॉलेज है, आप वीडियो को देखिएगा। लेकिन हम लोग बढ़ते हैं अपने अब
अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? विच क्रॉप इज नॉट अ कैश क्रॉप? ऑप्शन आपके पास है शुगर केन, गन्ना, काटन, कपास, ग्राउंड नट, मूंगफली, व्हीट, गेहूं। चलिए विद इन 2 सेकेंड इसका आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है? विच क्रॉप इज नॉट अ कैश क्रॉप? निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन शुगर केन, गन्ना, दूसरा ऑप्शन है काटन, कपास, थर्ड ऑप्शन आपका है ग्राउंड नट, मूंगफली, और लास्ट ऑप्शन आपका है व्हीट, गेहूं। तो इसका राइट आंसर है व्हीट। अब समझते हैं कि कैश क्रॉप होता क्या है। तो कैश क्रॉप जो होता है, कैश क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको हम कमर्शियली पर्पस में ही ग्रो करते हैं, मतलब ताकि उसको हम ऐसे फसल को बोएं, फिर जब उसकी हार्वेस्टिंग करें तो उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल करें। ऐसे फसल को बोला जाता है क्या? हम कैश क्रॉप। तो आप जानते हैं कि शुगर केन में क्या होता है? शुगर केन में बस उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर उसका जो लीफ होता है उसको निकाल के डायरेक्ट उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है ये शुगर केन फॉलो कर रहा है। उसी तरह काटन भी है। काटन के प्लांट से जब उसका आप फूल को तोड़ेंगे, जो उसमें रुई होती है उसको तोड़ेंगे, डायरेक्ट जो उसका बिनैला होता है उसको तोड़ के डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देते हैं। यह भी कैश क्रॉप के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। ग्राउंड नट भी वही है। ग्राउंड नट के जब उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद क्या उसको हम छील कर नहीं बेचते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो उसकी मूंगफली जो उसका पॉड होता है डायरेक्ट ही बेच देते हैं। तो ये भी आपका कैश क्रॉप है। लेकिन गेहूँ में ऐसा नहीं होता है। गेहूं में जब हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी थ्रेशरिंग करेंगे, फिर उसके बाद पैकेटिंग करेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, उसके बाद बेचते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बेचते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा व्हीट। व्हीट इज नॉट अ कैश क्रॉप। देखते हैं कि अब क्या जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप कहता क्या है? तो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप ग्रोन फॉर ओनली कमर्शियल पर्पज। केवल पैसे के लिए जो क्रॉप बोई जाती है, केवल कि बेचने के बाद तुरंत पैसा मिलता है, उस क्रॉप को हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप। जिसमें कि एग्जांपल कौन कौन सा है? गन्ना कैश क्रॉप है, कपास कैश क्रॉप, मूंगफली कैश क्रॉप, कॉफ़ी जो काफ़ी पीते हैं वो आपकी नकदी फसल है, और चाय, टी, ये निम्न जो आपको एग्जाम्पल मिले ये सभी है कैश क्रॉप के एग्जाम्पल। अब जानते हैं कि फूड ग्रेन्स क्या होता है। अनाज वाली फसल कौन कौन सी होती है और इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो अनाज वाली फसल हम उनको कहेंगे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना खिलाए तथा जितने भी कैटल है सबको चारा उपलब्ध कराए। क्रॉप विच इज ग्रोन फॉर द रेजिंग फूड ग्रेन फॉर द पॉपुलेशन एंड फॉर्डर फॉर कैटल। जानवरों के लिए चारा प्रोवाइड करे तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दाना जो कि फूड होता है, फूड प्रोवाइड करे। ऐसे फसल को बोला जाता है फूड ग्रेन्स। इनका एग्जांपल है राइस, ज्वार, गेहूं, बाजरा में बहुत सारे बाजरा है, कोदो बाजरा, मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट्स, ऐसे बहुत सारे इसके बाजरा जो माइनर मिलेट्स होते हैं इसके एग्जांपल हैं राइस, ज्वार, गेहूं, बाजरा। तो हम देखिए फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप ऐसे फसल जिनको केवल कमर्शियली पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं, जिनका आप एग्जांपल देखे थे, गन्ना था, कपास था, मूंगफली, काफ़ी, टी। फिर उसके बाद देखिए फूड ग्रेन्स भी ऐसी क्रॉप होती है जो बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करती है, और जितने भी कैटल हैं, जितने भी मवेशी हैं, सबको चारा प्रोवाइड करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप देखें राइस, ज्वार, गेहूँ, बरसिम, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं कि रूट क्रॉप कौन सी होती है, जड़ वाली फसलें कौन कौन सी होती है। जड़ वाली फसल आप देख के जान जाएंगे कौन कौन सी फसल रूट, जिसका केवल रूट ही हम फीड करते हैं। इसका एग्जांपल है शुगर बीट, कैरेट, गाजर और टर्निप जिसको सलजम, गाजर और शुगर बीट जो कंडा बोलते हैं, तीनों होती हैं रूट क्रॉप्स। फिर उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स ड्रग्स क्रॉप्स होती हैं। ड्रग्स क्रॉप्स कैसे पहचानेंगे? ऐसी क्रॉप्स जिनसे निकोटीन मिलता हो, जिसमें थोड़ा सा उत्तेजित करने वाली मटेरियल मिलता है, जिसको निकोटीन बोलते हैं, उस क्रॉप को बोलते हैं ड्रग्स क्रॉप्स। जैसे इसका एग्जांपल है टोबैको, तंबाकू, ओपीएम, अफीन। फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसल कौन कौन सी होती है? ऐसे फसल जिससे रेशा मिलता हो। तो उसमें एग्जांपल है कपास, काटन, सनहेम, फ्लेक्स, जूट, सबडरीफा, कभी कभी ओकरा को भी रेशे वाली फसल में लिया जाता है, भिंडी को।
तो हम देखें यहाँ पे फाइबर क्राफ्ट रेशे वाली फसल कौन कौन सी है, तो कपास है, सनहेम्प है, आपकी फ्लेक्स है, जूट है, सबडरीफा, ओकरा। अब देखते हैं कि स्पाइसेस मसाले वाली फसल कौन कौन सी होती है। तो जितना भी आप देखे होंगे मसाले वाली फसल से, मसाला अब जैसे कि मिर्च है, हल्दी, लहसुन, जीरा, अब प्याज, धनिया, ये सभी जितने भी निम्न इसके एग्जाम्पल है सभी मसाले वाली फसल है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में देखें कि निम्न में से कौन सी कैश क्रॉप नहीं है। तो पहले जानते हैं कैश क्रॉप होता क्या है। तो कैश क्रॉप देखें कि ऐसी फसल होती है जिनको डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करने के बाद मार्केट में सेल करते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखें, जैसे कपास देखें, ग्राउंड नट देखें, टी देखें, कॉफ़ी देखें। तो आप ऑप्शन में जो कि था वीट कैश क्रॉप नहीं होता है। वीट को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। फिर देखिए फूड ग्रेन्स क्या होता है। फूड ग्रेन्स ऐसा ग्रेन्स जो कि पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करे और कैटल मवेशी को चारा प्रोवाइड करे। जैसे कि आप देखिए कि गेहूँ था आपका, गेहूँ, राइस, बाजरा, ज्वार। फिर उसके बाद जाने की रूट क्रॉप्स क्या होती है। रूट क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जिनकी केवल जड़ें ही खाई जाती है। जैसे कि आप देखें कि शुगर बीट था, चुकंदर था, टर्निप था और गाजर। इसके बाद हम आए थे ड्रग्स क्रॉप, नशे वाली क्रॉप कौन कौन से हैं। तो ऐसी क्रॉप जिनमें निकोटीन की मात्रा पाई जाती हो, जैसे कि आपकी टोबैको है, अफीम है, टी भी इसी में आती है। कभी कभी जो चाय है, चाय को भी ड्रग्स वाली फसल में रखा जाता है, क्योंकि एडिक्ट किसी भी चीज़ का लग जाएगा, इसकी लत लग जाएगी तो आपकी नशाई होती है। इसमें भी थोड़ी सी निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं कौन कौन सी फसल फाइबर वाली है। तो फाइबर क्रॉप्स देखिए कि जो रेशा वाली फसल, किन किन फसलों से रेशा निकल सकता है। आप खुद सोच के देखिए किससे निकलेगा। सनई से निकलता है, कपास से निकलता है, फ्लेक्स से निकलेगा, जूट से निकलेगा, सबडरीफा से निकलेगा, ओकरा से निकलेगा। ये सब आपके थे फाइबर क्रॉप्स। अब जानते हैं कुछ स्पाइसेस क्रॉप्स क्या होती है। मसाले वाली फसल, तो मसाला आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होता है कि मसाला क्या होता है। देखिए मिर्च, हल्दी, लहसुन, जीरा, ये सब आपकी मसाले वाली फसल से। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट ऑफ दीज इज नॉट अ C4 प्लांट। निम्न में से कौन सा C4 पौधा नहीं है। और इसका ऑप्शन है मेज, मक्का, राइस, चावल, सोरगम, ज्वार और लास्ट ऑप्शन है शुगर केन, गन्ना। चलिए इसका विद इन 2 और 3 सेकेंड में इसका आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ रहा हूँ कि व्हाट ऑफ दिस इज नॉट अ C4 प्लांट। C4 पौधा नहीं है। निम्न में से कौन सा C4 पौधा नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है मक्का, क्या मेज है कि नहीं है। दूसरा कह रहा है राइस, चावल है या नहीं है, यह आपको बताना है। सोरगम है या नहीं। इसके बाद शुगर केन, गन्ना। चलिए इसका राइट आंसर है चावल, राइस। अब पहले जानेंगे C4 पौधा होता क्या है। देखिए जो मैं अभी का बताऊंगा C4, C3 और कैम प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पर ईयर पूछता है आपको। अब किसी भी एग्जाम देंगे, चाहे आप ICR का दें, चाहे BHU का दें, चाहे आप बिहार का दें, किसी भी आप एग्ज़ाम देंगे C4, C3 और कैम प्लांट से एक क्वेश्चन आता ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि C4 प्लांट होते क्या है। C4 हम यहाँ पर 3 बात देखेंगे कि C4 प्लांट क्या होते हैं, C3 प्लांट क्या होते हैं और कैम प्लांट क्या होते हैं। तो जब बात करेंगे हम C4 प्लांट, यहाँ C4 का मतलब क्या होता है। C4 का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो उनमें कितने कार्बन का चेन पाया जाता है। जो C4 प्लांट होते हैं, C4 जो जैसे प्लांट होते हैं, इस टाइप के प्लांट में कार्बनों की संख्या कितनी होती है, 4। C4 प्लांट में कार्बनों की संख्या पाई जाती है 4। जब बात करेंगे C3, तो C3 में कार्बनों की संख्या 3 कार्बन। और कैम प्लांट में दोनों टाइप के पाए जाते हैं, चाहे वो 3 कार्बन के हो चाहे 4 कार्बन की सीरीज पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जब इन सब क्रॉप में जो प्लांट होते हैं C4 प्लांट, C3 प्लांट और कैम प्लांट, तो इन सब में जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, प्लांट में पहले फोटोसिंथेसिस होगा थ्रू द सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसमें जो इस टाइप के प्लांट होते हैं, इनका पहला उत्पाद क्या बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जैसे हम जाएंगे C4 प्लांट में, C4 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है OAA, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड।
ऑक्जेलोएसिटेट एसिड या तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ये था C4 प्लांट का। जैसे ही बात करेंगे हम C3 प्लांट में, C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? जब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जब भोजन बनता है थ्रू द सनलाइट, तो इसमें पहला उत्पाद क्या बनता है? इसमें पहला उत्पाद बनता है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये था C3 प्लांट का। अब आते हैं कैम प्लांट। कैम प्लांट क्या होते हैं? कैम प्लांट का पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? कैम प्लांट का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म प्लांट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इन ऐसे प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? तीन में दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। C4 प्लांट में जो पाए गए थे प्रोडक्ट वो भी बनता है, और C3 में, तो C4 में देखिए देखते हैं वहाँ पे पहला उसका प्रोडक्ट था OAA, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, और C3 में देखे थे PGA। अब देखते हैं कि जो C3, C4 और कैम प्लांट होते हैं उनका हैबिटेट कैसा होता है, उनका किस नेचर में वो रहते हैं। तो C4 की जब बात करेंगे तो C4 एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा होता है। और जो C3 होता है, C3 टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है, टेम्परेट क्लाइमेट का पौधा होता है। और जो कैम प्लांट होता है, कैम प्लांट हमेशा एरिड जोन में पाए जाते हैं, सूखा क्षेत्र जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल होता है वहाँ पे एरिड जोन के पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि जहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी की कमी कहाँ होगी? जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 750 मिमी से कम होगा, जहाँ पे 750 मिमी से कम एनुअल रेनफॉल होता है वहाँ पे उन रीजन को बोला जाता है क्या? ड्राई रीजन, ड्राई रीजन। तो जो एरिड जोन होता है, एरिड जोन हमेशा ड्राई रीजन में ही पाया जाता है। और जो बात करेंगे हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल के, तो जो टेम्परेट होता है, टेम्परेट आपका पड़ेगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का नाम सुने आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें कि ड्राई फार्मिंग क्या होती है। तो ड्राई फार्मिंग आप देखें कि जहाँ पे एनुअल रेनफॉल, जहाँ पे वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई। जैसे हम बात करेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हम उसको कहेंगे जहाँ पे एनुअल जो वर्षा होती है 750 से तो ज़्यादा होती है, लेकिन 1150 से कम होगी। इस रीजन को हम लोग बोलेंगे क्या? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। और यहीं पर आपका आता है क्या? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा इसी रीजन में पाए जाते हैं। अब जैसे ही हम बात करेंगे टेम्परेट क्लाइमेट का, तो टेम्परेट क्लाइमेट कैसे क्लासीफाई करेंगे? टेम्परेट पौधा हम क्लासीफाई करेंगे रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा रीजन जहाँ पे एनुअल जो वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल वो मोर देन 1150 मिमी, मतलब 1150 मिमी से अधिक वर्षा होती है, तो उस रीजन को बोला जाता है रेनफेड फार्मिंग। अब देखे थे कि एरिड जोन ड्राई फार्मिंग में आएगा, और जो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है आप किस में आएंगे? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आएगा। और जो टेम्परेट आप देखें तो शीतोष्ण होता है कहाँ पर? जहाँ पे पानी अधिक होगा वहीं पर होगा, जहाँ पे मॉइस्चर अधिक होगा वहीं पे इस टाइप के प्लांट पाए जाएंगे। तो हम देखें C3, C4 और कैम प्लांट के थोड़ा सा बारे में। अब देखते हैं कि जो आप तीन टाइप के प्लांट देख रहे हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट, क्या इन प्लांटों में कुछ स्पेशल टाइप का फीचर पाया जाता है? कुछ स्पेशल टाइप का जो इसमें इसका संरचना होती पाई जाती है? तो हम देखते हैं जब C4 प्लांट में, तो C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटोमी पाई जाती है। क्या? क्रेन्स एनाटोमी नामक संरचना पाई जाती है। लेकिन देखते हैं C3 और कैम प्लांट में, तो इनमें किसी भी प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती है, और कैम प्लांट में भी किसी भी टाइप की संरचना नहीं पाई जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाला है। अब मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देंगे यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा, क्योंकि क्रॉप फिजियोलॉजी का फीचर है, क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा मतलब कि जहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है, जहाँ पे उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। अब देखते हैं कि किन किन प्लांट में कब कब होता है। तो जैसे हम आते हैं C4 प्लांट पे, जब C4 प्लांट पे आते हैं तो C4 प्लांट में स्टोमाटा कब खुलते हैं? इसका स्टोमाटा खुलता है दिन में। और इस स्टोमाटा को खोलने और बंद करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इसको रेगुलेट करता है? तो किसी चाहे आप C3 हो, चाहे C4, चाहे कैम प्लांट हो, किसी भी प्लांट में जो स्टोमाटा खुलता है, जो पर्णरंध्र खुलते हैं, उनको कौन सा न्यूट्रिएंट रेगुलेट करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट बैलेंस करता है? तो आप नाम सुने होंगे किसका? K+ का, K+। पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन लिख लीजिए अब इसको, पोटेशियम आयन ही स्टोमाटा को
खुलने और बंद करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता भी है कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लिख लीजिएगा इसको, ट्रैफिक पुलिस मैन या तो ट्रैफिक मैन, जो भी आपको मिल जाए, पुलिस मैन या तो मैन मिल जाए, ये पोटेशियम को कहा जाता है। और हमेशा स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में किसका होता है सहयोग? तो आप मारेंगे K+ आयन का। अब ये तो बात थी कि C4 प्लांट में जो स्टोमाटा होते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम कम होता है। तो C4 प्लांट में देखेंगे स्टोमाटा हमेशा खुलता है कब? दिन में, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन सबसे अधिक दिन में होता है। जब आएंगे C4 प्लांट में, यहाँ भी देखिए दिन में ही होता है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करेगा? K+ आयन पे। और C4 प्लांट में जो स्टोमाटा होते हैं कब खुलते हैं कब बंद होते हैं? तो इसमें खुलते हैं दिन में और रात को बंद होते हैं, इसमें भी दिन में और रात में। लेकिन जैसे हम आएंगे कैम प्लांट में, कैम प्लांट का अलग ही फीचर होता है, क्योंकि एरिड जोन का प्लांट होता है। एरिड जोन का प्लांट होते हैं तो भाई इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अधिक होती है। एक बार पानी पी लेंगे ऊँट की तरह तो ऐसे अपना बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे, इसी तरह के प्लांट होते हैं। लेकिन जो इसमें ट्रांसपिरेशन होता है, जो इसमें स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम होता है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है उन सब प्लांट के अदर देन। जो इसका स्टोमाटा होता है, इसका स्टोमेटा जो पर्णरंध्र होता है वो हमेशा खुलते हैं कब? रात में, और दिन भर ये बंद रहते हैं। बंद रहेंगे कब? दिन में, डे टाइम में इसके स्टोमेटा बंद रहते हैं, लेकिन इन नाइट टाइम ओपन रहते हैं इसके स्टोमाटा। तो आप देख लीजिए कि C3 और C4 प्लांट का स्टोमाटा की जब बात करेगा तो स्टोमाटा कब खुलेगा कब बंद होगा? तो जब C4 की बात करेंगे तो C4 में स्टोमाटा हमेशा डे टाइम में ओपन होंगे, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हमेशा डे टाइम में अधिक होगा। अब जैसे ही आएंगे आप C3 प्लांट में, C3 प्लांट में भी स्टोमाटा का जो ट्रांसपिरेशन होगा दिन में ही होगा। लेकिन जैसे हम आएंगे कैम प्लांट में, कैम प्लांट में भी ये सब बात नहीं रहेगी, इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे होगा? आप देख रहे हैं कि रात के समय में इसका स्टोमाटा खुलता है बच्चों, और दिन में बंद रहता है। ये तो बात थी स्टोमाटा की। अब देखते हैं कि जो ऐसे प्लांट होते हैं इनमें वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी अधिक होती है इन तीनों प्लांट में? तो जाहिर से अपना कॉमन सेंस लगाइए। अब 3 प्लांट पढ़े, C3 प्लांट पढ़े, C4 पढ़े और कैम प्लांट पढ़े। तो अभी आप जब मैं स्टोमाटा के आधार बताइए, इसका स्टोमेटा दिन में खुलता है, उसका रात में खुलता है। ये थे एरिड जोन के प्लांट, ये सब थे ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के प्लांट। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन तो समझ रहे हैं कि अधिक हो रहा है, यहाँ पे एरिड जोन में ट्रांसपिरेशन अधिक होगा, लेकिन इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अधिक होगी। अब जैसे मैं नाम लिया था ना कैमल का, ऊँट का, ऊँट क्या करते हैं? ऊँट कहाँ के होते हैं? रेगिस्तान के होते हैं, एरिड जोन के ही होते हैं। तो पानी एक बार पी लेते हैं तो भैया उनका जो दिनचर्या होता है वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक ऐसे ही अपना मस्ती में बिता देते हैं। उसी तरह से इनके प्लांट भी तो होंगे, इनके प्लांट भी पानी पी लिए तो अपना जीवन यापन 1-2 हफ्ता तक चलता रहेगा उनका। तो देखते हैं पहले हम वाटर यूज एफिशिएंसी की। जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है सबसे कम किस टाइप के प्लांट की होती है? C3 प्लांट की होती है। सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी होती है किस प्लांट की? C3 प्लांट की। अब बीच में जब मीडियम की बात करेंगे तो भैया आपके आते हैं C4 प्लांट बच्चों। तो अभी हम देखेंगे कि जो C4 प्लांट के वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी अधिक होगी। तो अधिक की तो बात अभी हम नहीं देखे, अभी देखे थे सबसे कम किसकी है, तो आपकी थी C3 प्लांट की। C3 प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे कम है, मीडियम में है वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी? C4 प्लांट की। लेकिन सबसे हाई किसकी होती है? सबसे हाई होती है कैम प्लांट की। वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे हाई होती है कैम प्लांट की। एक बार पी लिए तो अपना ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कोई इनका टेंशन ही नहीं है, अपना वो लाइफ मस्ती में बिता देंगे। अब देखते हैं कि जो 3 टाइप के प्लांट देखें इनका एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण। तो जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट कौन कौन से प्लांट को कहे जाते हैं? सोरगम। सोरगम प्लांट को C4 प्लांट थोड़ा सा देखते हैं, उनकी लीफ थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो इस आधार पे C4 प्लांट मेज, मक्का, नेपियर ग्रास, बाजरा, देखिए चौलाई बेस है, अमरंथस और गन्ना। आप देखेंगे सोरगम, मेज, बाजरा, अमरंथस, शुगर केन, चौलाई, ये जो 4-5 आपके एग्जाम्पल है, ये कहाँ पर आएंगे? C4 प्लांट में आएंगे। अब देखेंगे C3 प्लांट में कौन कौन से आएंगे। तो C3 में आएंगे चावल, चावल आप जानते ही हैं, सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, जौ, काटन, सनफ्लावर, टोमेटो। आप यहाँ पर देखेंगे जो चावल है, गेहूं, राइस, सोयाबीन, मूंगफली, जौ, काटन, सनफ्लावर और टोमेटो किस टाइप के प्लांट है? ये प्लांट है C3 प्लांट। देखिए आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आप लोग कंफ्यूज होंगे कहाँ पे? आप
एक नाम सुनेंगे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। वहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं कि सर जी हम तो जानते हैं कि मेज जो होता है काटन, सनफ्लावर और टोमेटो ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है, लेकिन हमें उसकी बात ही नहीं करती है। जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं हमेशा वो फोटो पीरियड पे डिपेंड करते हैं, जो कि लाइट पे डिपेंड करते हैं। और इस तरह के प्लांट कहाँ पे डिपेंड करेंगे, आप देख चुके कि रीजन के हिसाब से कहीं भी रह सकते हैं। तो यहाँ से कन्फ्यूजन मत होएगा कि इस टाइप के प्लांट सर वहाँ से यहाँ से मिक्सअप मत करिएगा, इसको अलग अलग पढ़िएगा कि C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या होते हैं, डे न्यूट्रल, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं। तो हम अब थोड़ा देखिए C3 प्लांट का उदाहरण क्या क्या था। इसका एग्जाम्पल था राइस, सोयाबीन, व्हीट, ग्राउंडनट, कॉटन, सनफ्लावर और टोमेटो। अब देखते हैं कि कायम प्लांट, कायम प्लांट का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा। तो कायम प्लांट में आप क्या आएंगे, पाइन एप्पल जिसको हिंदी में बोलते हैं अनन्नास, सीसेल, आपके इसमें ओनियन भी इसी में आएगा, ओनियन प्याज, गार्लिक की लीफ भी इसी में आती है, जो लहसुन होती है वो इसी में आएगी। अभी आप देखेंगे अगेव, अगेव भी इसी में आएगा। एलोवेरा भी देखें आप, एलोवेरा, एलोवेरा। और आप जानते होंगे स्नेक प्लांट, इसका भी नाम आप सुने ही होंगे, स्नेक प्लांट। और एक नाम सुने होंगे सबसे फेमस नाम कैक्टस, किसका नाम, नागफनी, नागफनी। ये कहाँ पर आएगी, ये सभी आपके आएंगे कायम प्लांट में। तो हम देखिए एक बात पकड़ दे कि C3 प्लांट कौन सा है या नहीं है, लेकिन उसके पीछे हम बहुत सारा रीजन जान गए कि C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होता है, कायम प्लांट क्या होते हैं। हम देखें कि इन तीनों का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक का पहला देखे थे क्या देखे थे, पहला देखे थे कि भैया C4 प्लांट है तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा क्या, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और जब C3 प्लांट है तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा PGA, और थर्ड में तो दोनों आ जाएंगे। फिर देखे थे कौन किस रीजन का प्लांट है, फिर आप आए थे कि किस किस प्लांट में किस टाइप का एनाटॉमी पाई जाती है। तो आप देखें कि C4 प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर केवल एक विशेष टाइप की संरचना पाई जाती है जो कि क्रेन्स एनाटॉमी होती है। फिर हम बात की थी स्टोमेटा की, स्टोमेटा प्लांट में कब कब खुलता है कब कब बंद होता है। तो फिर देखेंगे इन दोनों में दिन में खुलता है और इसका रात में खुलता है। वाटर यूज एफिशिएंसी देखेंगे भैया सबसे अधिक किसकी होती है, तो आप आए थे कैम पे, सबसे कम किसकी होती है, तो आप देखें C3 प्लांट की। मीडियम में हम लोग वाले हैं C4 प्लांट, एग्जाम्पल देखे थे आप। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी सीरीज में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको तुरंत ही इसका आंसर देना है, आप विद इन 2 to 3 to 4, चलिए 4 सेकंड ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज फिक्स नाइट्रोजन इनसाइड, देखिए इनसाइड पूछा है, अंदर, इनसाइड लेगुमिनस प्लांट रूट, मतलब कि निम्न में से कौन सा जीवाणु है जो फसलों के जड़ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ऑप्शन आपके पास है राइजोबियम, एनाबिना, एजोटोबैक्टर और एजोला। चलिए विद इन 2 to 3 सेकंड में इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा जीवाणु है जो लेगुमिनस क्रॉप के, जो दलहनी फसल में उनके गांठों में जाके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अब देखें यहाँ पे क्या आपको ऑप्शन मिला था, राइजोबियम मिला था, एनाबिना, एजोटोबैक्टर और एजोला। चलिए क्या आपका आंसर है, आंसर राइजोबियम, राइट आंसर होगा राइजोबियम। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे किया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे राइजोबियम, एनाबिना, एजोटोबैक्टर और एजोला, ये किस तरह के आपको फर्टिलाइजर लग रहे हैं, ये फर्टिलाइजर लग रहे हैं, फर्टिलाइजर तो है लेकिन कौन सा फर्टिलाइजर, जितने भी आप जानते हैं जैव फर्टिलाइजर, क्या जैव उर्वरक, जैव उर्वरक जिसको बोलते हैं क्या बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। पहले तो बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर होता है, पहले हम इससे देखेंगे फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर आपको पता होता है कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल टू मीट क्रॉप, मतलब कि जो सॉइल के थ्रू क्रॉप को न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं उनको हम बाहर से अप्लाई करते हैं। इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर है तो हम वही बात करेंगे, बायो फर्टिलाइजर किसे कहेंगे, बायो फर्टिलाइजर मतलब कि जीव किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू किसी भी सॉइल या क्रॉप में क्या प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइजोबियम है, एनाबिना है, एजोटोबैक्टर और एजोला। हम इसको जानने से पहले देखते हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, पहले इनका काम क्या होता है। तो पहले देखते हैं इनका मतलब टाइप क्या होता है। तो 2 टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और दूसरा देखते हैं फास्फोरस,
फास्फोरस फिक्सेशन। अब देखेंगे इन दोनों में पहला पार्ट देखते हैं हम क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस टाइप का होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दो तरह से होता है, दो तरह से जब इसकी बात करेंगे तो यह भी दो तरह का होता है बच्चों। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है सिम्बायोटिक, एक होता है नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, सहजीवी। क्या होता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ देता है इससे कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा जीव होता है जो प्लांट के साथ साथ रहता है, मतलब कि तुम्हारे बिना सनम कैसे रह पाएंगे, इस टाइप के होते हैं सिम्बायोटिक। वही एक दूसरे का जो होता है ना कि नायक और नायिका का मिलाप होता है तो उनके बिना नहीं रह पाते, उसी तरह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। और इसका सिम्बायोटिक से आपसे पूछेगा एग्जाम्पल कि इसका सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है क्या, राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम आपके कहाँ पर आएंगे, राइजोबियम आपके आते हैं कहाँ पे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम आप देख चुके कि किसी भी लेग्यूम्स क्रॉप में उनके जड़ों में जाके उसमें नोड्यूल्स बनाएंगे, गांठ बनाएंगे। गांठ बनाने के बाद जो इन्वायरमेंट में फ्री नाइट्रोजन होते हैं उनको नाइट्रेट में परिवर्तित करके सॉइल को या प्लांट को एब्जॉर्ब कराएंगे। सॉइल या प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं, देख लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको हम। देखिए अब देखिए हम यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इनका काम क्या था, इनका क्या, पहले इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल देखे थे हम कि राइजोबियम इसका एग्जांपल था। राइजोबियम इसका एग्जांपल था। इसका काम क्या होता है इस राइजोबियम का, यह राइजोबियम लेग्यूम्स क्रॉप के जड़ों में जाके वहाँ पे नोड्यूल्स बनाएगा, वहाँ पे गांठ बनाएगा। गांठ बनाने के बाद क्या करेगा, जितने भी इन्वायरमेंट में, जितने भी एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन इधर उधर घूम रहे हैं आवारासी की तरह, उनको क्या करेंगे, उनको यह नाइट्रेट के फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। आपको पता है कि जितने भी मोस्टली क्रॉप, बहुत सारे क्रॉप जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में ही ऑब्जॉर्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि भैया ये गांठों में जाके गांठों से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किए थे सब, ठीक। अब ये तो देखे थे कि सिम्बायोटिक समझ गए। अब देखते हैं कि नॉन सिम्बायोटिक में कौन कौन से इसका एग्जांपल आएगा। नॉन सिम्बायोटिक इसमें आप क्या आएंगे, स्पाइरिलम और दूसरा आपका आएगा एजोटोबैक्टर। दूसरा आएगा एजोटोबैक्टर। अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो जितने भी जो स्पाइरिलम होते हैं यह क्रॉप के साथ साथ नहीं रहेंगे, जैसे कि वही होता है ना कि लैला मजनू वाला काम, लैला मजनू के साथ रहेंगे लेकिन लैला कहीं और रहेगी, मजनू कहीं और रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जैवरक होते हैं, इनका काम होता है कि ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, लेकिन स्पेशली क्रॉप में, जैसे कि ज्वार नाम सुने होंगे अब, ज्वार में करता है, बाजरा में करता है और ये गन्ना में करता है। ये गन्ना इस टाइप के प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, कहाँ से, इन्वायरमेंट से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब नाम सुने होंगे आप एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर कैसा, किस टाइप का बैक्टीरिया है, ये एक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये किस प्लांट में अपना काम करता है, तो काम करता है, आप नाम सुने होंगे क्या, गेहूं में, व्हीट में, राइस में, किसमें, राइस में, कपास में और कुछ वेजिटेबल्स में, कुछ सब्जियों में काम करते हैं। हम यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया दो टाइप के देखे, एक होते हैं कि नाइट्रोजन, और अब दूसरी बात करेंगे हम किसकी, फास्फोरस की। दूसरा बात करेंगे हम फास्फोरस की। फास्फोरस में दो टाइप के देखे थे इसमें कि एक होगा कि जो पीएसबी, आप नाम सुने होंगे पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होता है जो कि इन्वायरमेंट्स में जो फ्री में फास्फोरस इधर उधर घूम रहे होंगे उनको या किसी भी फॉर्म में सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में परिवर्तित करके प्लांट को प्रोवाइड करेगा। एक तो आपका हो गया पीएसबी बैक्टीरिया, दूसरा आप नाम सुने होंगे
वैम का, वैम वैम एक तरह का बैक्टीरिया होता है, यह भी फास्फोरस को परिवर्तित करता है फास्फेट में। या तो आप नाम सुने होंगे क्या, माइकोराइजा। माइकोराइजा माइकोराइजा हमेशा बड़े प्लांटों के साथ सहजीवी बना के उनमें रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। अब कुछ नाम सुनेंगे आप, अभी आप देखे थे कि ऑप्शन में आपको मिला था कि एजोला क्या होता है। एजोला क्या होता है, बीजीए क्या होता है। बीजीए भी किसी स्पेशल क्रॉप जैसे कि राइस में जब उसको छिड़कते हैं तो वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, लेकिन वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि एजोला, आप एजोला का नाम सुनेंगे, एजोला के साथ मिलके जो बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए एजोला के साथ मिलके नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि जो सिम्बायोटिक वाले बैक्टीरिया थे, उस सिम्बायोटिक वाले बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से कितना नाइट्रोजन करते हैं। तो सिम्बायोटिक वाले या नॉन सिम्बायोटिक दोनों करते हैं 15 से लेके 20 kg, सॉरी 50 से लेके 100 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर खेत से 50 से 100 kg नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन करते हैं। और जो फास्फोरस होते हैं, इन दोनों बैक्टीरिया 15 से लेके 20 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस का ये फिक्सेशन करते हैं। अब देखे थे बीजीए जो होता है कि राइस के खेत में, चावल के खेत में एजोला से रिलेशनशिप बना के वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। अब देखते हैं कि एजोला होता क्या है। एजोला एक तरह का जलीय प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है, और ये इसको फर्न के नाम से जानते हैं। फर्न, एजोला एक तरह का फर्न होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है। यह भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, लेकिन कहाँ पे, राइस के खेत में। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा था कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, फिर उनको डिटेल में देखे थे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि डे न्यूट्रल प्लांट इज, निम्न में से कौन सा पौधा प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है। डे न्यूट्रल प्लांट है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन में पहला है मेज, मक्का, दूसरा ऑप्शन है बकवीट, थर्ड ऑप्शन है राइस, और लास्ट ऑप्शन है मेज एंड बकवीट बोथ। चलिए विद इन 2 and 3 नहीं 1 सेकेंड में इसका ऑप्शन दीजिएगा आप। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं कि निम्न में से कौन सा पौधा प्रकाश निष्प्रभावी है। प्रकाश निष्प्रभावी या तो डे न्यूट्रल प्लांट है, ऑप्शन मेज, बकवीट, चावल, या दोनों। चलिए फटाफट आपका आंसर आना चाहिए, क्या होगा। तो यहाँ पर डे न्यूट्रल प्लांट पूछा है, तो देखिए क्या होगा, राइस, कहीं और सपना सोचिए कहाँ पर जाएगा। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा, हम सर देखते हैं कि मेज, मक्का भी तो डे न्यूट्रल प्लांट ही होता है, इसको भी फ्लावरिंग के समय कोई भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। बकवीट भी उसी तरह का होता है। तो इसका सर राइट आंसर होगा क्या, 1 and 2 इसका राइट आंसर होगा। 1 and 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए पहले समझते हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट होते क्या हैं। डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं तो राइस क्यों नहीं होगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं। हम जब बात करेंगे डे न्यूट्रल प्लांट, तो वहाँ भी 2-3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे कि आप नाम सुने होंगे शॉर्ट डे प्लांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्प प्रकाश क्षेपी पौधा। लॉन्ग डे प्लांट, ये डे होता है, लॉन्ग डे प्लांट दीर्घ प्रकाश क्षेपी पौधा। और इसके बाद आपका आएगा डे न्यूट्रल प्लांट। अब समझते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट होता क्या है जी। इससे पढ़ने जो तीनों बातें हम देखेंगे, तीनों बातें यह करा है कि ये तीनों शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल है, किस पर डिपेंड करेगा, ये तीनों डिपेंड करता है किस पर पे, फोटो पेरियोडिज्म मतलब कि लाइट पे, प्रकाश पे। कब, फ्लावरिंग के समय। जब बात करेंगे हम शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जब उनमें फ्लावरिंग होती है, जब उसमें फूल आने का समय होता है, तो उस समय उनको कितने घंटे लाइट की ज़रूरत होती है, 10 घंटे से कम, 10 घंटे से कम, 10 to 12 भी होता है, 10 से 12 घंटे से कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है। कब, फ्लावरिंग के समय। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है सर राइस, सोयाबीन, ओनियन, etc। तो आप देख लिए कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग के समय 10 से 12 घंटे तक या उससे कम
लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के प्लांट को बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अब आते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, जिसको बोलते हैं दीर्घ प्रकाशक्षेपी पौधा। तो दीर्घ प्रकाशक्षेपी पौधा भी डिपेंड करेगा लाइट पे, लेकिन कब, फ्लावरिंग के समय। जब इन टाइप की, इस जितने प्लांट देखें इस तरह के पौधे होते हैं, इन पौधे में जब फ्लावरिंग आती है तो उसमें कितने घंटे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है 12 से लेकर 14 घंटे सनशाइन की। लाइट रिक्वायर्ड मोर देन 12 to 14 आवर। देखिए क्या डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा ऑप्शन देखे, सॉरी इसका एग्जांपल, तो एग्जांपल में पोटैटो आया, रेडिस आया, स्पाइनेच, शुगर बीट। यहाँ पर आप दो देखिए। इसके बाद चलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट पे। डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग के समय, जब फ्लावरिंग आती है तो उनको लाइट की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे उनको 10 से 12 घंटे लाइट मिले, चाहे उससे कम मिले, चाहे उससे ज़्यादा पड़े, कोई भी उन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे फसल जिनको फ्लावरिंग के समय लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अब देखिए इसका एग्जांपल, सनफ्लावर, सूरजमुखी ऐसा प्लांट है जिनको धूप मिले, छांव मिले, इनमें फ्लावरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह का टोमेटो है और बकवीट है। बकवीट आप देखे थे, लेकिन हाँ बकवीट के पीछे भी एक कहानी है। बकवीट है तो देखिए, वीट नाम लग रहा है कि गेहूँ होगा, ये सीरियल होगा, सीरियल भी है, लेकिन किस तरह का सीरियल है। जो बकवीट होता है एक तरह का स्यूडो सीरियल होता है। स्यूडो सीरियल, झूठा अनाज होता है। अनाज तो होता है लेकिन झूठा होता है। अब इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बुक में कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हम इस 5 क्वेश्चन के सीरीज में देखिए कि मतलब कितना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला, यदि आया, तो क्या आपसे बच सकता है? आप उसको मतलब डेफिनेटली 110% में आपको श्योर कर रहा हूँ कि आप सही करके आएंगे। इस 5 क्वेश्चन में क्या क्या देखे थे, पहला क्वेश्चन में वही देखे थे कि कौन सा प्लांट C4 प्लांट होता है, उसको हम अच्छे से किए। फिर उसके बाद देखे कि यही लॉन्ग डे प्लांट देखे थे। फिर कौन सा बैक्टीरिया है जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन फिक्सेशन करता है। फिर उसके बाद हम देखे थे कि कौन सा कैश क्रॉप है। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि GM क्रॉप, BT कॉटन क्या होता है, BT कॉटन। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। तो अब क्या जाने हम लोग 5 क्वेश्चन देखे। 5 क्वेश्चन को आगे पीछे जितनी भी बातें हुई सबको एकदम अच्छे से डिटेल में देखें, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे नहीं छूटने वाला है। अब मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से किए। चलिए अच्छा, देखिए अब तो हम लोग 5 क्वेश्चन की सीरीज लाए थे। अब आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अच्छा लगा आप इनको अच्छे से बताइएगा। चलिए अब इसी सीरीज में यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो इसी एनर्जी के साथ हम आप लोग को आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।